दोस्तों, आज हम लोग सीटीपी पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन का डिस्कस कर चुके हैं और आज हम 15 से डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। आप लोग अगर नहीं देखे हैं पिछले वाला वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? ये नंबर ऑप्शन है मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना। हमारा एनसी अब बोलते हैं कि रटने पे बल नहीं दिया जाता है, विद्यार्थी को रटने का नहीं सीखने पर बल देता है। बी नंबर है केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना। केवल अगर रहे ऑप्शन में तो वो तो नेगेटिव होता ही है। सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूल क्या बोले थे कि सीखने पर बल देते हैं, तो ये हमारा सी नंबर ऑप्शन होगा। विद्यार्थियों का वर्ष के अंत में परीक्षाओं के माध्यम से केवल, फिर यहाँ केवल आ गया तो केवल तो हमारा नेगेटिव होता है, तो ये गलती, सी नंबर सही हुआ इसका। आगे है क्वेश्चन, भारतीय संसद के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है? जो दिव्यांग बालक है उनके लिए है। पहला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये नहीं होगा। बी नंबर निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, ये हमारा बी नंबर इसका सही होगा। आगे भी देखते हैं। सी नंबर दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम नहीं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम नहीं, इसका है बी नंबर सही होगा। समान अवसर का सिद्धांत इसमें दिया गया है, बालों को समान अवसर दिया जाए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? ये नंबर है शिक्षक केवल अगर लगा रहे तो ये तो नेगेटिव हुआ, आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बी नंबर शिक्षक कुछ जाति समूहों के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखता या रखती है, ये भी हमारा नहीं होगा। शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं, ऐसा तो नहीं है कि विशेष विद्यार्थी रहेगा विशेष शैक्षिक वाले उससे अपेक्षा नहीं रखी जाए, अपेक्षा रखी जाती है उस। डी नंबर इसका हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है? प्रतिभाशाली छात्रों का तो शीघ्रता से सीखने और उसे याद रखना, ये भी तो सही है। सतर्क है और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं, दूसरा भी सही। त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तीसरा भी सही है। तीनों सही है तो हमारा सी नंबर आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक प्रणाली दृष्टिबाधित से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है? तो इसमें नेगेटिव वाला है, तो पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ना। दूसरा है 3 आयामी नक्शे और चार्ट।
ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको छुआ या महसूस किया जा सकता है। दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए कंप्यूटर का उपयोग। तो हमारा डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन तो सही है। पहला नंबर ये सही है। और तर्क इसका देखिए, सभी बच्चों को सीखने की क्षमता होती है, ये भी हमारा सही है। तो इसका अभिकथन और तर्क दोनों सही है। और ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। ए नंबर हमारा सही हो जाए। आगे है 21 नंबर क्वेश्चन। एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है। तो पहला ऑप्शन है योग्यता की कमी। योग्यता की कमी ये तो नहीं होगा। दूसरा तैयारी की कमी, ये भी नहीं होगा। त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण, ये भी नहीं होगा। बुरी किस्मत। 21 का हमारा आंसर हो जाएगा ये बुरी किस्मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो 22 नंबर क्वेश्चन है। इसका पहला ऑप्शन है अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करना, ये तो सही लग रहा है। जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके, ये भी हमारा सही है। एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, ऐसा नहीं है, ये 3 नंबर गलत है। आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ, ये सही है। तो हमारा 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन में सी नंबर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है। ऑप्शन में ढालना, क्रमबद्धता, सहगामी अधिगम। तो सहगामी अधिगम में तो ये पारस्परिक रूप से प्रश्न करना होगा। डी नंबर हमारा सही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लंबा क्वेश्चन लग रहा है। मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए विभिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। फराह ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण युक्ति का प्रयोग करते हैं। 24 है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद तो नहीं होगा। रचनावाद ये हो सकता है। स्पष्ट अनुदेशन, सक्रिय अनुकूलन, रचनावाद। रचनावाद का होगा इसमें आंसर। आगे है 25 नंबर क्वेश्चन। शिक्षा ढांचे में कथन और कारण है। तो कथन हो गया हमारा, शिक्षा ढांचे में शैक्षिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। 25 नंबर है। कथन हो गया ये हमारा, तो कथन सही है। अब देखिए कारण, कथन तो सही है। कारण इसका है कि संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, ये भी सही है। और दोनों सही है। और आर सही व्याख्या करता है ए की। आर सही व्याख्या करता है ए की। ये हमारा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। 26 देखिए, शैक्षिक कार्यों में बच्चों द्वारा
की गई त्रुटियों की समझना निम्न में से क्या है? त्रुटियों को समझना। केवल विद्यार्थियों की बुद्धि, केवल है तो गलत, ये ऑप्शन नेगेटिव वर्ड है। शिक्षण प्रक्रिया में केवल, ये भी गलत। शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया समझ में, ये हमारा आंसर सही होगा। शिक्षण या सीखने के संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं, ये तो नेगेटिव है, तो हमारा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 27 नंबर है, समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? जो समालोचनात्मक चिंतन है उसमें क्या शामिल है? परासंज्ञान, विश्लेषण, मनन, ये तो तीनों सही है। इसमें समालोचन में तीनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, अनीता जो कि चौथी कक्षा में अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे हैं। विषय में उकताहट महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन हमारा है, इन विद्यार्थियों की अनदेखी करे और उसी विषय को पढ़ाना शुरू। ये नंबर गलती है, या अनदेखी नहीं करना चाहिए। इन विद्यार्थियों को दंडित तो ये भी नहीं होना चाहिए, दंडित नहीं करना चाहिए। पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करना चाहिए, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। मान ले कि ये विद्यार्थी 4 नंबर है, मान ले कि ये विद्यार्थी सीखने के लिए सक्षम नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है कि विद्यार्थी सीखने के लिए सक्षम नहीं होगा, तो ये गलत है, ये गलत है, बी गलत है, इसमें हमारा सी आंसर होगा। 29 नंबर हमारा क्वेश्चन है, किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? ऑप्शन हमारा है ए नंबर, जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेंगे 5 सितारे मिलेंगे। ये नहीं होगा। मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम आता है, कौन सबसे अधिक स्मार्ट है, ऐसा नहीं है। इसमें कंपटीशन का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सी नंबर है, इस पर काम करना कितना मज़ेदार है। चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि को क्या सीख सकते हैं। करके सीखने पे बल देता है। एनसीएफ कहता है कि विद्यार्थी को अधिक से अधिक काम करने की छूट दे, तो करके सीखने पर बल दिया जाता है, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। डी नंबर भी देख लेते हैं, वे विद्यार्थी जो जल्दी इस काम को पूरा नहीं करते उन्हें खेल के सत्र में खेलने नहीं जाने देंगे। ऐसा नहीं होगा, डी नंबर नहीं होगा, सी नंबर इसका सही होगा। और चलिए लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, सीखने की गति है। ऑप्शन है, पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर, ये नहीं होगा। पूरी तरह से पर्यावरण, ऐसा नहीं। सी नंबर है, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों पारस्परिक क्रिया पर निर्भर, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। दोनों पे होता है, व्यक्तिगत और पर्यावरण कारकों पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करता है। और डी है, व्यक्तिगत और पर्यावरण कारकों दोनों से स्वतंत्र, ये गलत है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। दोस्तों, चैनल को अगर आप लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा जितना भी वीडियो जाए आप तक पहुंच जाए, और बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि जब हम अगर वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।
और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।